Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address any stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2371-7106 and 2371-7117. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है श्रोताओं, और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, नमस्कार गौरा और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu, and Sharadji, welcome to the program. Thank you so much. First, the headline, the quick look, 20 companies to receive incentives under the PLI scheme for automobile and auto component sector. Brent crude oil futures post 7 weeks of gains to end above $93 a barrel. And on Wall Street, the Dow slips 1.4% on investors' worry over steep rate hikes and deepening tension between Russia and Ukraine. ऑटो और ऑटो उपकरण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पीएलआई योजना के अंतर्गत 20 कंपनियों को मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन। ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य लगातार 7 सप्ताह तेजी दर्ज करता हुआ $93 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा। और वॉल स्ट्रीट में ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की संभावना और रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर निवेशकों की चिंताओं के चलते डाउ सूचकांक 1.4% की गिरावट में रहा। पहली खबर, सरकार ने कल बताया कि ऑटो और ऑटो उपकरण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पीएलआई योजना के अंतर्गत 20 कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने का पात्र पाया गया है। इस सूची में बड़ी कंपनियों में फोर्ड, टाटा मोटर्स, सुजुकी, हुंडई, किया और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये योजना बहुत सफल रही है और अनुमोदित आवेदनकर्ताओं से 45,016 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इसके अलावा चैंपियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंसेंटिव्स योजना के तहत 20 अन्य आवेदनकर्ताओं को मंजूरी मिली है। आर्थिक प्रोत्साहन पाने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के विनिर्माताओं में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, पियाजो व्हीकल्स और टीवीएस मोटर है। 18% तक के आर्थिक प्रोत्साहन का उद्देश्य है उद्योग जगत को बढ़ावा देना कि वे वातावरण को स्वच्छ करने वाली, लंबे समय तक चलने वाली, आधुनिक तकनीक वाली और अधिक कारगर इलेक्ट्रिक वाहन आधारित प्रणाली के लिए देश में ही आधारित सप्लाई चेन के विकास में ताजा निवेश करें। और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं मुंबई से हरीश। हरीश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा। आई एम हरीश नायक फ्रॉम बॉम्बे। जी अच्छा, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। आई एम रेगुलर लिसनर ऑफ योर कंपनी। गुड इवनिंग टू एवरीबडी। Good evening. So basically I am an investor. Okay, I'm not seller and buyer mostly. So मुझे एक पूछना था, स्टॉक होल्डिंग कंपनी करके एक ब्रोकर फर्म है, उसमें मेरा अकाउंट है। तो is there any SEBI rule saying that every 6 months if you don't do any buying or selling, your account can be dormant? क्या होता है कि हर बार मैं कुछ करता नहीं तो उन लोग मेरा अकाउंट डॉर्मेंट कर देते हैं 6 महीने में, और बाद में मुझे सब केवाईसी प्रोसीजर फॉरवर्ड करना पड़ता है जैसा कि नया अकाउंट ओपन करता हूँ। जी हाँ हरीश जी, देयर इज अ रूल, इफ यू डोंट यूज योर अकाउंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लोग कर देते हैं। पर कुछ ब्रोकिंग फर्म्स अपनी तरफ से भी क्लाइंट्स का केवाईसी अपडेटेड रखने के लिए और क्लाइंट्स को एक्टिव रखने के लिए कुछ ब्रोकिंग फर्म्स अपनी तरफ से भी अपने लिए रूल्स बनाते हैं। पर हाँ, अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो डॉर्मेंट कर देते हैं, फिर आपको दोबारा से अपना
आधार कार्ड, अपने बाकी जो KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। ये बात सच है। मैं तो आपको सलाह दूंगा, हालांकि आप निवेशक हैं, यू आर एन इन्वेस्टर हरीश जी, continue to be an investor, which is very good. But I would suggest that you can probably do some transactions in 6 months. कभी छोटा मोटा buy sell कर दिया to keep it active. This will save you the headache of course, you should not suffer a loss because of that, but it will save you the headache of doing the KYC again. Yeah. और अब चलते हैं हरियाणा, जहां रेवाड़ी से जयपाल है हमारे साथ। जयपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी, सारी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते। जी नमस्कार। विशेष रूप से कोहली सर, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ है उसको आर्थिक जगत में भी मेरे को इंटरेस्ट दिलाया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, अब धमकी दे रहा है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, तो उसका मापदंड क्या है? वो किस आधार पर आर्थिक प्रतिबंध उन देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते? थैंक यू सर। देखिए जयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये सवाल आपके लिए रेलेवेंट भी है। देखिए, आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, और अगर अमेरिका जैसा देश जब लगाता है तो उनके देश की कुछ नीतियां होती हैं, और उन नीतियों में ये होता है, जैसे मान लीजिए वो लोग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जिसको हम बोलते हैं, कि वो नहीं चाहते कि कोई भी देश न्यूक्लियर आर्म्स इकट्ठा करे या उसको डेवलप करे, वो दुनिया भर के लिए खतरा बन जाता है। तो जो देश उसका उल्लंघन करके और ऐसा कुछ करता है, तो ज्यादातर हमने देखा है प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और अभी देखा होगा आपने, जो रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है यूक्रेन को लेके, तो अगर मान लीजिए रशिया कोई ऐसा कदम उठाता है यूक्रेन पे, तो छोटा मोटा, तो उसमें भी आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो लगने की संभावना है। तो एक देश ने एक नीति बनाई हुई है, जैसे नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक चीज पे अग्री किया हुआ है। तो जब कोई देश उसका उल्लंघन करता है, तो दूसरे देश के पास मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक ये ऑल्टरनेट बनता है कि वो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दे, जिससे कि उस देश को परेशानी हो और वो अपना रास्ता सही मार्ग पर ले ले। आर्थिक प्रतिबंध का यही अर्थ होता है कि शायद इससे बात बन जाए, नहीं बनती है तो फिर दूसरा रास्ता तो बहुत कठिन है और घातक भी है। संक्षिप्त उदाहरण दे सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस? हाँ, जैसे ईरान पर अभी इन्होंने, जयपाल जी ने खुद ही उदाहरण दिया, ईरान से जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जैसे जैसे उसका उल्लंघन ईरान ने किया, या नॉर्थ कोरिया से जो न्यूक्लियर डील है, अभी देखा आपने, उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च करी, तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे। सैंक्शन में वहां से डॉलर डीलिंग नहीं हो सकती, उस कंट्री से आयात निर्यात नहीं होता है, उससे फाइनेंशियल डीलिंग नहीं होती, बहुत सारे तरीके के सैंक्शंस होते हैं जो लगाए जाते हैं। जयपाल जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। जी, थैंक यू शरद जी। वी नाउ हैव गौतम जी फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू द प्रोग्राम। गौतम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Thank you very much. So greetings to everyone. Sharad-ji, we invest our money and we save a lot from our workings and jobs and etc. Yeah. So just to give you an example, being a 35-year-old finance professional, yeah, I save 30% of my annual income, okay, and which is voluntary and voluntary, like Provident Fund, EPF and PPF both. okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि from the age range of 30 to 40 years, Yeah. this 30% saving is sufficient? Second point is that how to allocate, means what is the ideal और बेस्ट केस सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, कि कितना परसेंट हम गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कितना परसेंट हम स्टॉक, कितना परसेंट हम फिक्स इनकम लाइक एफडी वगैरह में लगाएं? क्या 30 से 40 एज की उम्र में सेविंग 30% सही है, और एसेट एलोकेशन का परसेंटेज अगर कोई आइडियल सिनेरियो हो तो? थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न किया गौतम जी। आपके प्रश्न पे मेरा तो मन है कि मैं बाकी का सारा कार्यक्रम इसी प्रश्न के उत्तर पे दूं, क्योंकि आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न पूछा है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि और भी कॉलर्स पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं। देखिए, अगर आप 30 से 30% सेव कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। 30% बहुत हेल्दी सेविंग है। अगर आप सैलरी का बचा पा रहे हैं, और इसको अगर आप बचाते हैं, तो आपके रिटायरमेंट तक बहुत अच्छा खासा आपके पास एक किटी, एक पूरा का पूरा फंड क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके रिटायरिंग ईयर्स को बहुत अच्छे से गुजारा हो सकेगा। जहां तक एलोकेशन की बात है गौतम जी, इसमें प्रेफरेंसेस होती है। कुछ लोगों की रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, कुछ लोगों की रिस्क एपेटाइट कम होती है। पर मैं आपके प्रश्न से कुछ समझ रहा हूं। मेरा मानना है कि 50% के करीब आप अपना टोटल वो सेफ साइड रखिए, जो 100% सेफ है, जिसको हम बैंक के एफडीज हो गए, या जो मंथली पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स के मंथली इनकम प्लान हैं, वो हो गए। उसके अलावा आप करीब 30 से 35% आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, जिसमें आप बैलेंस फंड और इक्विटी फंड का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और 10 से, आपने गोल्ड का जिक्र किया, तो अब मैं गोल्ड पे जरूर बोलूंगा, 10 से 15% गोल्ड जरूर रखना चाहिए,
जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हैं, मुझे गोल्ड बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, और जिस कारण से दिखाई दे रहा है मैं चाहता हूं कि वो कारण झूठ निकले, कभी ना सच हो, पर क्योंकि हमारे आपके कहने से वो होगा नहीं, तो इसलिए गोल्ड में 10-15% रखने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी मैं आपको सलाह दूंगा गौतम जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप निरंतर पूछते रहे तो मैं थोड़ा और खोल के इस पे ज्यादा समय हम दे पाएंगे जी। हमारे काफी श्रोताओं को इससे फायदा होगा। मैंने तो पहले ही कहा, ये सवाल ऐसा है कि इस पे सारा कार्यक्रम करा जा सकता है। Absolutely. Sharad ji, when we speak of gold and gold bonds, physical possession of gold vis-a-vis the bonds, which is better? Well, a bond any day, Gaura, because you don't have the problem of parking it, you don't have a problem of security risk, you don't have a problem of handling the volume, you don't have a problem of losing it, and plus, you also get very nominal rate of interest. Capital gain is also exempt. So any day I would pitch for bonds, and you get similar rate benefits, capital gain benefits in case of bond if you're holding it at that time. Right. Yeah. Thank you. We have from Mumbai Digambar ji. Digambar ji, welcome to the program. अपना सवाल पूछिए. गुड इवनिंग. Good evening. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल तो ये है कि अभी जो सब ये चल रहा है, मतलब सब खबरें आ रही है कि यूक्रेन रशिया के बीच में जो मतलब वॉर की खबरें आ रही है, तो अगर होगा तो शेयर मार्केट के ऊपर कितना प्रॉब्लम इफेक्ट पड़ेगा. और दूसरा सवाल ये है कि ये जो गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग, तो ये बॉन्ड मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, क्या ये? अच्छा, चलिए दिगंबर जी, बहुत अच्छे सवाल है. जो जहां तक रशिया यूक्रेन की टेंशन की बात है, हम लोग काफी हफ्तों से इसका जिक्र कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जिक्र ही करता रहे, इसका कभी ये सच ना हो, पर काश हमारे आपके कहने से बात बनती हो. जी हाँ, बिल्कुल. इसका मैंने तो एक बार, मुझे याद है, पिछले कार्यक्रम में, उससे पिछले कार्यक्रम में कहा था कि अगर वहां पर कोई तोप या गोली चलती है तो वो बाकी किसी को लगे ना लगे, शेयर मार्केट को जरूर लगेगी. तो शेयर मार्केट का निश्चित ही दिगंबर जी उस पर असर होगा, क्योंकि निवेशक जब कोई अंतर्राष्ट्रीय डिस्टर्बेंस होती है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अशांति फैलती है, तो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. दूसरा आपने पूछा कि गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं. गोल्ड बॉन्ड्स एक रिप्रेजेंटेटिव डीमैट फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है. मान लीजिए आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा उदाहरण के तौर पर, तो 100 ग्राम गोल्ड आपके नाम से गवर्नमेंट के पास रखा है. उसके बदले में आपको एक पेपर डीमैट फॉर्म में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपका ये 100 ग्राम गोल्ड हमारे पास है, ये आप जब भी चाहें इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, जो उसकी फिक्स्ड टर्म होती है, ऑब्वियसली वो एक्सपायर होने के बाद. और इसका आपको वैसे ही बेनिफिट मिलेगा जो आपको फिजिकल गोल्ड, जो अभी गौरा जिक्र कर रही थी कि जो फिजिकल गोल्ड का आपको मिलता है, वही आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आपको एक डीमैट फॉर्म में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बदले में गोल्ड आपका सुरक्षित ट्रेजरी में जमा रहता है. जी, अब भोपाल से शंकर है हमारे साथ. शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. नमस्ते मैडमों को और कॉलेज जी, नमस्कार. नमस्कार. सर, ये आईटी सेक्टर इतना क्यों गिरा, ये पहला सवाल है. काफी गिरा है, और क्या इसमें आगे चल के वापस रिकवरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि डॉलर हमारा ऑलमोस्ट लगभग स्टेबल है, जिसमें इनकी अर्निंग है, वो डॉलर हमारा गिरा नहीं, और तेल बहुत भाग गया है और शायद भाग सकता है. और मार्केट के सारे फैक्टर्स तो हमको पता ही है कि अभी कुछ ज्यादा मतलब यूएस वाले फेड रेट बढ़ाने की पूरी नॉन फिगर है. आपको कोई इसमें क्या मार्केट इसको डाइजेस्ट कर चुका है या अभी डाइजेस्ट नहीं किया, इसकी और गिरने की संभावना है? व्हाट इज द रीजन? चलिए शंकर जी, आपने पहले आईटी सेक्टर का पूछा. आईटी सेक्टर गिरा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को ट्रैक रखते हैं, डाउ जोन्स को, नैस्डैक को खासकर अगर आप नजर रखते हैं, तो पीछे हमने देखा कुछ सोशल मीडिया कंपनीज को, उदाहरण के तौर पे फेसबुक ले, उनमें एकदम से यूजर्स का शार्पली गिरावट आई. तो देखिए, आईटी सेक्टर बहुत सेंसिटिव है. जैसे ही कोई खबर ऐसी आती है जो कि आईटी सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका जो रिएक्शन है वो बाकी सेक्टर से ज्यादा होता है, गिरता भी उसी रफ्तार से है. और आप नोट करेंगे शंकर जी, आप तो मार्केट को फॉलो करते हैं, वो चढ़ता भी बहुत स्पीड से है. तो आईटी सेक्टर का भविष्य शंकर जी मैं बहुत उज्जवल देखता हूं. मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर कल का सेक्टर है. जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है अलग अलग जगह, तो मुझे लग रहा है कि आप आईटी सेक्टर में लॉन्ग रन में एक अच्छा फायदा देख सकते हैं. दूसरा आपने पूछा कि अमेरिका क्या डाइजेस्ट कर चुके हैं. अभी हम इंटरेस्ट रेट्स को पूरी तरह से तो डाइजेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अनाउंसमेंट इंटरेस्ट रेट्स की आने वाली है अमेरिका में, कुछ रिएक्शन उसका होगा. पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन शंकर जो है वो इस टाइम ज्यादा मंडरा रही है मार्केट के ऊपर. और ऐसा कल मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जी का इंटरव्यू सुन रहा था, किसी मीडिया एजेंसी को अमेरिका में दिया, उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर शब्द का भी कल इस्तेमाल किया है. तो उसको सुन के लोग डर गए हैं, मार्केट डर गई है. अगर आप फ्राइडे को डाउ देखें, फ्राइडे को भी गिरा है, हालांकि हम लोग सैटरडे को बंद होते, तो अभी थोड़ा मामला डावाडोल है शंकर, थोड़ा वेट करिए.
और वॉच करिए और सतर्क रहिए। और तेल की कीमतों पर भी, तेल की कीमतें $93 और इसी वॉर की संभावना से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है जब तक ये लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं तब तक आप अपना छतरी लेके घूमिए मार्केट में। जब ये शांत हो जाए तो फिर मार्केट अपनी चाल में वापस आ जाएगा। जी Right, we get some news from the world of oil. Global crude oil prices surged to 7-year highs yesterday, extending their rally into a 7th week on continuing worries about supply disruptions fueled by frigid U.S. weather and ongoing political turmoil among major world producers. So Brent crude oil futures jumped 3.6% during the week to end at $93.27 a barrel, having earlier touched highest in October 2014. U.S. crude oil futures shot up 6.3% to $92.31 a barrel, its highest since September 2014. Meanwhile, Russia has massed enough troops near Ukraine to launch a major invasion, Washington said, as it urged all U.S. citizens to leave the country within 48 hours. जितेंद्र और भारत भूषण जी हमारे साथ हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। मार्केट तंत्र में आपका फिर स्वागत है। जितेंद्र जी एमपी से हैं हमारे साथ। जितेंद्र जी आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, और शरद कोहली जी को भी नमस्ते। नमस्कार सर। मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक तो सर जीवीए के बारे में थोड़ा बताइए, और एक नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखिए जितेंद्र जी, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन आप किसी प्रोजेक्ट से संबंधित भी किया जाता है, किसी कंपनी से संबंधित भी किया जाता है। आजकल ये टर्म स्टार्टअप्स के लिए भी यूज होता है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसमें कितना हुआ। बेसिकली जो एक उसकी वैल्यू होती है, अगर उसमें साल ब साल बढ़ोतरी होती है उसकी वैल्यू में, तो उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। दूसरा आपने पूछा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 2 तरीके से जीडीपी निकाली जाती है। तो जब नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है तो उसमें हम जो प्राइस इफेक्ट होता है, जो इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है, वो नहीं लेके चलते हैं। जब आप रियल निकालते हैं तो हम उसको प्राइस इफेक्ट भी लेके चलते हैं। तो ये बाकी जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत संक्षिप्त में तो नहीं बताया जा सकता। ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री से जीडीपी निकलती है। उसमें जब आप महंगाई का इफेक्ट लेते हैं, एक में महंगाई का इफेक्ट नहीं लेते। जी दिल्ली से भारत भूषण है हमारे अगले कॉलर। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। शरद सर से मेरा एक सवाल है 2। जी। एक सर, ये जो रेलवे है आज की डेट में सर, छोटी लाइन जो है, छोटी लाइन के ऊपर जो रेलवे के रिसोर्स लग रहे हैं, हाँ जी। तो 200 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का दायरा तो आप कार से भी और ऑटो वगैरह से भी कर सकते हो सर। तो मैं चाहता हूं, सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं सर, कि बड़ी लाइनों को दुरुस्त बनाया जा सके, ताकि 300-400 किलोमीटर की दूरी अगर घंटा 2 घंटा में तय हो पाती है सर, तो सुहाना सफर हो जाता है। और दूसरा सर, रिजर्व बैंक के पास वो कौन से स्रोत होते हैं जिससे वो निर्धारित करता है कि इस साल जीडीपी इतना रहेगी और इस साल जो सकल घरेलू करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो इतना रह सकती है? ये कौन सा स्रोत होता है? धन्यवाद सर। चलिए भारत भूषण जी, आपने रेलवे लाइंस की बात करी, तो भारत भूषण जी सबके पास कार और स्कूटर मोटरसाइकिल सबके पास नहीं होता। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब परिवार, मान लीजिए किसी के पास अगर मोटरसाइकिल है, उसके घर में 5 लोग हैं, तो मोटरसाइकिल पे तो बैठे हुए 5 लोग अजीब से लगेंगे, ट्रैफिक वायलेशन भी होगा। तो रेलवे तो हमारी भारत की लाइफ लाइन मानी जाती है, तो छोटी लाइन का विकास भी उतना ही जरूरी। और छोटी लाइन आप ये भी ध्यान रखें भारत, तो सड़कें पूरी भर जाएंगी। जी सड़कें भर जाएंगी। और छोटी लाइन ऐसी ऐसी जगह जाती है जहां पर जो एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर सरकार ने छोटी लाइन बना रखी है। तो भारत भूषण ने छोटी लाइनों को भी डेवलप होने दें, उनको हम डेवलप होने से नहीं रोकते। आपकी परमिशन लेके हम सरकार को ये सलाह नहीं देंगे कि छोटी लाइन को वो रोक दे। अब दूसरा आपने पूछा कि आरबीआई के पास बहुत सारे पैमाने होते हैं जिसके आधार पर वो ये निश्चित करता है कि इस साल फिस्कल डेफिसिट और इस साल जीडीपी कितना रहेगा। टोटल जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारा डेटाबेस है
जिसको इकट्ठे करके आरबीआई तो मॉनेटरी कंट्रोलर है, बैंकर्स बैंक है। अब मैं अगर उनकी बारीकियों में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा भारत भूषण जी। बाकी मोटी तौर पे आपको ये बता दूं कि उनके पास बहुत सारा आज का नहीं कई सालों का डेटा है, जिसके आधार पर हम ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि कितनी होगी, जिस आधार पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिस आधार पर आईएमएफ, जिस आधार पर वर्ल्ड बैंक अगर बाहर बैठ के प्रोजेक्ट कर देते हैं हमारे भारत के बारे में, या ये जो रेटिंग एजेंसीज है, मॉर्गन स्टैनली है, S&P है, फिच है, ये लोग रेटिंग कर देते हैं, तो आरबीआई तो भला हमारे देश में ही बैठा है, उनके लिए बहुत आसान है ये। बाकी पैमाने आपको फिर खुल के अगली बार आप करेंगे तो मैं कुछ पैमाने भी जिक्र करूंगा जी। राइट, वी हैव मनोज फ्रॉम दिल्ली। मनोज, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। जब मैं शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूँ जी, अच्छा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ दिल्ली में है जी, जिसके पास में ट्रेडिंग अकाउंट उसी के पास मेरा डीपी अकाउंट भी है जी, और डिलीवरी देने के लिए मैं जो स्पीडी है NSTL की उसको यूज करता हूँ जी। अब मेरा ब्रोकर जो है मेरे को ये बोलता है कि अगर मैंने कभी शेयर्स बेचने हैं, जब जी सपोज मैंने 1 लाख के बेचने हैं शेयर्स, तो वो कहता है ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए होना चाहिए जी। अभी ये स्टॉक एक्सचेंज की ये रूल्स है जी। मैंने कहा अगर कभी मुझे 10 लाख के बेचने हो तो पहले मैं 10 लाख जमा करवाऊं, उसके बाद में बेचूंगा, या मैंने वो उसको पावर अटॉर्नी नहीं दी है। पावर अटॉर्नी नहीं दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो क्या ये ऐसा रूल है या मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि पावर अटॉर्नी दूं उनको मैं? जी देखिए, पावर अटॉर्नी अगर आप मनोज नहीं देते हैं तो पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा किसी ऐसे, मुझे नहीं पता आपकी ब्रोकिंग कंपनी कौन सी, हम यहाँ नाम का जिक्र नहीं करते, तो किसी ऐसी रिनाउंड ब्रोकिंग कंपनी से डील करें जहां पर ये रिस्क ना हो कि आपके शेयर्स को कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। नॉर्मली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है जब आप बेचेंगे तो हर बार आपको शेयर्स रिलीज करने के लिए एक पर्ची साइन करनी पड़ेगी, वो पर्ची जमा होगी, आप रिलीज करेंगे। तो ऐसे में मान लीजिए ये पर्ची जो साइन करके आप रिलीज फॉर्म जिसको कहते हैं, रिलीज स्लिप जिसको कहते हैं, अगर वो नहीं देते हैं और आपने सेल ट्रांजैक्शन कर दिया तो उनको मार्केट से ऑक्शन करके वो शेयर खरीद के और उसकी डिलीवरी देनी पड़ जाती है। इस वजह से आपसे वो मार्जिन मांगते हैं, पूरा का पूरा मार्जिन नॉर्मली नहीं माना जाता है। देखिए, एक ब्रोकर और कस्टमर के बीच में जब रिलेशनशिप बन जाती है, विश्वास बन जाता है, क्रेडिबिलिटी बन जाती है, तो इतना मार्जिन नहीं मान के भी चल सकते। तो मैं आपको सलाह दूंगा अच्छी ब्रोकिंग फर्म ले और पावर ऑफ अटॉर्नी दे के निश्चिंत रहे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आपके शेयर्स का गलत इस्तेमाल किया जाए अगर अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है तो। बाकी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी ना होने की वजह से आपसे शायद 100% मार्जिन मांगा जा रहा है जी। फ्रॉम थाने वी हैव गुरुनाथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पूछना है सर जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर, इसके सारे देश मतलब मेंबर है क्या? और जो मेंबर बनने के लिए, हिस्सेदार बनने के लिए जो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है, जैसे डॉलर, यूरो, और ये चाइना की और जापान की और ये ब्रिटेन की, सर हमारी करेंसी वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है क्या, मतलब हिस्सेदार बनने के लिए? और हम जब हिस्सेदार उसके बने तो हम कितने बिलियन डॉलर वहाँ इन्वेस्ट किए हुए? और ये जो SDR होता है उसमें सर ये क्या है? थैंक यू सर। देखिए गुरुनाथ जी, मैंने तो सोचा शायद आप ही IMF में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, जिस हिसाब से आप पूछ रहे थे। खैर ये तो रही मजाक की बात। देखिए, IMF जो देश, दुनिया के विकसित देश है, उन्होंने, उनके कंट्रीब्यूशन से IMF चलता है। IMF कोई इस दुनिया से बाहर तो है नहीं, क्योंकि मॉनेटरी फंड है, तो मॉनेटरी फंड जो विकसित देश है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जिन देशों को जब जब उसकी जरूरत होती है पैसे की, वो उसको लोन के तौर पर दिया जाता है। नॉर्मली ये US डॉलर्स में किया जाता है। कुछ और करेंसीज मान्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस पर ट्रेड होता है, जैसे यूरो है, येन है, चाइनीज युआन भी कुछ हद तक है। तो इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं होता है। नॉर्मली इसमें ज्यादा जो विकसित देश है, जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब जब जरूरत होती है तो IMF की जो बोर्ड बना हुआ है वो इस पर निर्णय लेता है कि इसको कैसे करना है, और उसका रेट डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पे देना है। ये उस टाइम मार्केट की कंडीशंस क्या है, उसके आधार पर रेट का निर्णय। बहुत अच्छा आपने जनरल एक सवाल पूछा IMF से रिलेटेड, जो आम जनता नहीं जानती जी। अभिमन्यु है गुड़गांव से हमारे साथ। अभिमन्यु जी नमस्कार, सवाल पूछे। हाँ जी नमस्ते मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, जो पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग स्कीम LIC फिक्स करने वाला जो खाता है, ऐसा क्या? और इसमें फिक्स पैसा होता है तो क्या डबल होता है? ये मतलब कैसे क्या होता है, इसके बारे में मुझे मैम जानकारी दें।
सोनू, ये कुछ गिफ्ट का पूछ रहे थे आप? कौन से पोस्ट ऑफिस के खाते की बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ गिफ्ट? देखिए अभिमन्यु, जो गिफ्टिंग तो आप किसी भी खाते से कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑफिस, या आप हो सकता है पोस्ट ऑफिस के एनएससीज खरीद के उसको गिफ्ट करना चाहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं होता है। और डबल करने वाला तो अभिमन्यु अभी कोई ऐसा पहले होती थी जब ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती थी, तब जैसे मुझे याद है कि एक जमाने में एनएससी 6-7 साल में डबल हो जाया करता था। सोनू, आपको भी याद होगा, गौरव याद होगा, बहुत बहुत पहले की बात है। पर अब तो ब्याज की दरें घट के 5-6% आ गई है। अब अगर डबल की हम सोचे तो हमारी ज्यादातर उम्र बीत जाएगी उसके इंतजार में। तो मैं सलाह दूंगा, अगर आप वाकई मूल मुद्दे पे आता हूं, अगर आप वाकई डबल करना चाहते हैं तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स का सहारा लें। वहां पर रिटर्न बहुत अच्छा आता है, खासकर जो जिसमें इक्विटी का थोड़ा योग हो, लंबी अवधि के लिए करें। वहां पर आपको थोड़ा पोस्ट ऑफिस से आप हटिए, और संडे को, कल एतवार को म्यूचुअल फंड्स का प्रोग्राम होता है, उसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, उनसे सलाह लीजिए और आपका हो सकता है पैसा जल्दी डबल हो जाए। पोस्ट ऑफिस में तो फिर आपके बाल सफेद होने लग जाएंगे जब तक वो डबल होगा, क्योंकि ब्याज की दरें बहुत कम है। जी, We take a quick look at the U.S. markets. On Wall Street, key indices ended sharply lower yesterday as investors fretted about potential steep U.S. interest rate hikes as well as deepening tension between Russia and Ukraine. Most of the 11 major S&P 500 sector indices declined, led by technology and consumer discretionary, with losses of over 2%. But the energy sector index jumped over 2% as oil prices hit 7-year highs. The Dow Jones Industrial Average slipped 504 points, or 1.4%, to close at 34,738. The S&P 500 slid 85 points, or 1.9%, to end at 4,419. And the Nasdaq Composite Index dropped 394 points to 13,791. जितेंद्र जी है जयपुर से। जितेंद्र जी, समय कम है, सवाल पूछिए। हाँ सर, पीएसयू बैंक में क्या अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, पीएसयू बैंक? जी हाँ, बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में जवाब दूंगा जितेंद्र जी। बिल्कुल किया जा सकता है। पीएसयू बैंक की हालत अब पहले से अच्छी है, आप लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं। जी, सतीश है हमारे अगले कॉलर दिल्ली, आप भी शामिल होइए और अपना सवाल पूछिए। सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सतीश के साथ जो कनेक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपसे जानना चाहेंगे अभी बाजारों का आप क्या देख रहे हैं, अगले सप्ताह का आउटलुक, क्योंकि इस सप्ताह काफी वॉलेटाइल रहे भारतीय बाजार। सोनू, वॉलेटाइल ही रहने की संभावना है। दो अलग अलग फैक्टर्स उसको गवर्न कर रहे हैं। बुल्स और बेयर्स के बीच में लड़ाई चल रही है इस समय। मुझे लग रहा है बेयर थोड़े इंटरेस्ट रेट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, क्रूड ऑयल को लेके लग रहा है कि बियर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। बुल्स भी अपनी तरफ से अच्छा बजट, अच्छी सारी कुछ आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बियर्स का पलड़ा भारी रह सकता है। बाकी मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। सभी निवेशकों, ट्रेडर्स को यह सलाह है कि वो सतर्क रहे, मार्केट की बॉटम की वेट करें, मार्केट की करेक्शन की वेट करें, और खासकर ये जो रशिया और यूक्रेन के जो बादल मंडरा रहे हैं युद्ध के, इस पर जरूर नजर रख के निवेश करें, क्योंकि एकदम झटका लग सकता है अगर कुछ भी वहां पर हलचल हुई बॉर्डर पर, तोप या बंदूक या मिसाइल या एयर के रूप में। हमारे एक श्रोता मुंबई से हसमुख हमारे साथ है, लेकिन हमें खेद है हसमुख जी, समय की कमी के कारण हम आपका प्रश्न इस कार्यक्रम में नहीं ले पाएंगे। आप हमें मंडे को या अगले सैटरडे को फोन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और आपका भी शरद जी कि आपने इतनी अच्छी तरह सबका जवाब दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you, Sharad ji. Absolutely. And now, before we close, a reminder of the headlines. 20 companies to receive incentives under the PLI scheme for automobile and auto component sector. Brent crude oil futures post 7 weeks of gains to end above $93 a barrel. And on Wall Street, the Dow slips 1.4% on investor worry over steep rate hikes and deepening tension between Russia and Ukraine. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.